7 इंजीनियर्स ने मिलकर एक सपना देखा, एक ऐसी भारतीय कंपनी जो सॉफ्टवेयर के दुनिया में अपना नाम कमाए पूरे विश्व में। उसका नेतृत्व कर रहे थे एन.आर. नारायण मूर्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। सपना बुन तो लिया, लेकिन इन सातों ही के पॉकेट में कुछ रुपए नहीं थे। तब उन्हें मदद की एन.एस. नारायण मूर्ति की पत्नी ने और दिए उन्हें 10,000 रुपए। ऑफिस के रूप में कुछ भी नहीं था, ना ही एक छोटा सा ऑफिस था, ना कोई कमरा था। अपने ही घर के एन.एस. नारायण मूर्ति के घर के ड्राइंग रूम को खाली कर उन्होंने बनाया ऑफिस और सातों बैठकर चले वहीं पर काम करने। ना फैंसी चेयर्स थे, ना कोई एसी। यहाँ तक सुधा मूर्ति खुद का काम इसलिए कर रहे थे ताकि घर का खर्चा या ऑफिस का खर्चा पूरी तरीके से चल सके। जब घर के बाकी सदस्य जाते थे बाहर, तब होता था इनका ऑफिस शुरू। दोस्तों, थोड़ा नारायण मूर्ति जी के बारे में भी जान लेते हैं। 20 अगस्त 1946 में नारायण मूर्ति जी का जन्म हुआ था और ये ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। 8 भाई बहन थे और इनके पिता एक टीचर थे। इनका नंबर शुरुआत से 5 नंबर पर आता है और इतने भाई बहन होने के कारण और एक टीचर होने के कारण उनके पिता ने उन्हें बहुत अच्छी तालीम दी, लेकिन बहुत पढ़ाई के ऊपर उनका खर्चा नहीं कर पाए। शुरुआत से नारायण मूर्ति को था कि मैं बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढूं। 12वीं के बाद आईआईटी में भी उनका एडमिशन होने के लिए ही था, लेकिन पैसों की किल्लत के कारण वो आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाए। तभी नारायण मूर्ति की एक टीचर हुआ करती थी जिन्होंने उनको बहुत मदद की आगे के करियर में। इन्होंने पहले एनआईआई से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंप्लीट की और अपना ग्रेजुएशन वहां से कंप्लीट किया। वो 12वीं में आईआईटी में एडमिशन ले सकते थे, पैसों की किल्लत की वजह से नहीं ले पाए। एनआईआई में कंप्लीट करने के बाद ये फिर वापस आईआईटी गए और उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन वहीं से और जारी रखी। कॉलेज के दौरान एक 15 मिनट के सेमिनार ने उनकी एक पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। जहाँ की उन्होंने एडमिशन लिया था इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, तब एक 15 मिनट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेमिनार ने उन्हें ये बताया कि उन्हें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करनी ही नहीं चाहिए। तभी उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया और चले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने। यही उनका बेहतरीन चेंज था जिन्होंने हमें भारत को, पूरे वर्ल्ड को, बल्कि हम कहें तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी सामने ला के रख दी और कंप्यूटर साइंस में इतनी ही तरक्की करवाई। 1969 में उन्होंने आईआईएम्स में जॉब भी किया और वो वहाँ पे चिप सिस्टम प्रोग्रामर थे। काफ़ी विदेशों में उन्होंने अलग अलग चीज़ों पर जॉब किया। 1973 में उन्होंने अपने करियर में ब्रेक लिया और 25 कंट्रीज में रिटर्न किया, जानने के लिए कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी चालू की जिसका नाम सॉफ्ट्रॉनिक्स था। 1.5 साल उन्होंने कंपनी चालू रखी और 1.5 साल बाद कंपनी फेल हो गई। फिर उन्होंने वापस जॉब किया और पटनी कंप्यूटर सिस्टम में जॉब लगी उनकी। 1978 तक वो वहीं पर काम करते रहे। इसी दौरान उनकी लाइफ में आई सुधा मूर्ति जी। और सुधा मूर्ति जी दोस्तों, वो पहली महिला थी जो कि टाटा मोटर्स में काम कर रही थी। तब भी से उनकी लाइफ में परिवर्तन चालू हुआ और उन्होंने वापस सोचा कि क्यों ना वापस से काम शुरू किया जाए। स्टार्टिंग के दिनों में कंपनी की हालत कुछ ऐसी थी कि 1 साल तक कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं था और यहाँ तक कि 3 साल तक कंपनी में कोई कंप्यूटर भी नहीं था। स्ट्रगल बहुत था, ना इन्वेस्टर्स भरोसा करते थे, ना ही कोई क्लाइंट मिलता था। एक बार उनका एक फॉरेन पार्टनर कर्ट सैलमन एसोसिएट डील से बाहर निकल गया और यहाँ तक ये भी नहीं, उनका एक खुद का पार्टनर अशोक अरोड़ा ने अपना हिसाब किताब कंपनी से पूरा किया और चलते बने। पर इन सब के बावजूद मूर्ति जी और उनकी टीम कहाँ हार मानने वाली थी। उनका सबसे बड़ा ब्रेक था जब न्यूयॉर्क की एक कंपनी डाटा बेसिक्स ने उन्हें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया। फिर क्या था दोस्तों, यहीं से इन्फोसिस की ग्लोबल जर्नी शुरू हो गई। 1983 में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बैंगलोर शिफ्ट किया और यही हेडक्वार्टर आगे जाके इंडिया का सिलिकॉन वैली बना।
1991 में जब लिबरलाइजेशन आया तो इन्होंने इस लिबरलाइजेशन का पूरा फायदा उठाया। 2014 से 17 के बीच में कंपनी में काफी तनाव भी रहा। ये तनाव था वैल्यूज और परफॉर्मेंस के बीच का। परफॉर्मेंस को अधिकतर महत्व देना है या कंपनी के वैल्यूज को। इन्फोसिस सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी, पावर ऑफ आइडियाज ओवर हायरार्की। नारायण मूर्ति जी ने एक ऐसा कल्चर बनाया जहां जूनियर इंजीनियर्स भी सीईओ के सामने अपना आइडियाज एंड थॉट प्रोसेस रख सकते थे। उन्होंने ये दिखाया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी ये सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है, बल्कि ये कोई भी कंपनी के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। जब कभी किसी गरीब इंजीनियर का सपना, पत्नी का भरोसा और टीम का जुनून मिलता है, तब जाकर एक इन्फोसिस बनता है, एक नाम, एक मिसाल और एक इंस्पिरेशन। दोस्तों, इसी तरह और ब्रांड स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.